शुरुआत अपनी कुछ कविताओं से करूं, ख़ासकर उन कविताओं से जो इस संकट के दौरान मैंने लिखी हैं। एक आध दो और जगह भी सुना चुका हूं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि वो मित्र अगर मुझे सुन रहे होंगे तो इस आवृत्ति के लिए क्षमा करेंगे। पृथ्वी पर मंगल हो। सुबह की ठंडी हवा में अपनी असंख्य हरी रंगतों में चमक कांप रही हैं अनार, नींबू, नीम, सप्तपर्णी, शिरीष, बोगनवेलिया, सहजन, जवा कुसुम की पत्तियां। धूप उनकी हरितिमा पर निश्चल फिसल रही है। मैं सुनता हूँ उनकी संवेद प्रार्थना, पृथ्वी का मंगल हो। एक हरा वृंदगान है विलंबित वसंत के उकसाए, जिसमें तरह तरह के नामहीन फूल स्वरों की तरह कोमल आघात कर रहे हैं। सब गा गुनगुना बजा रहे हैं स्वस्ति वाचन पृथ्वी के लिए। साइकिल पर एक लड़की लगातार चक्कर लगा रही है। खिड़कियां, बालकनियां खुली हैं पर निर्जन। एकांत एक नए नीरभ्र नभ की तरह सब पर छाया हुआ है, पर धीरे धीरे, बहुत धीरे एकांत भी गा रहा है पृथ्वी के लिए मंगल गान। घरों पर, दरवाज़ों पर कोई दस्तक नहीं देता। पड़ोस में कोई किसी को नहीं पुकारता। अथाह मौन में सिर्फ हवा की तरह अदृश्य हल्के से धकियाता है हर दरवाजे, हर खिड़की को मंगल आघात पृथ्वी का। इस समय यकायक बहुत सारी जगह है, खुली और खाली, पर जगह नहीं है संग साथ की, मेल जोल की, बहस और शोर की, पर फिर भी जगह है शब्द की, कविता की, मंगल वाचन की। हम उन्हीं शब्दों में कविता के सूने गलियारे से पुकार रहे हैं, गा रहे हैं, पृथ्वी का मंगल हो, पृथ्वी पर मंगल हो। पृथ्वी ही दे सकती है हमें मंगल और समय। सारे प्राचीन आलोकों को संपुंजित कर नई वत्सल उज्ज्वलता हम पृथ्वी के नाते, पृथ्वी के आगे प्रणत है। और ये दूसरी कविता जो इस विवशता को व्यक्त करती है कि संकट इतना भारी है कि हम उसको लिख नहीं पाएंगे, हम अपना समय लिख नहीं पाएंगे। हम अपना समय लिख नहीं पाएंगे। ये ठहरा हुआ निर्जन समय, जिसमें पक्षी और चिड़िया तक चुप हैं, जिसमें रोज़मर्रा की आवाज़ें नहीं सिर्फ गूंज भर है, जिसमें प्रार्थना, पुकार और विलाप सब मौन में बिला गए हैं, जिसमें संग साथ कहीं दुबका हुआ है, जिसमें हर कुछ पर चुप्पी समय की तरह पसर गई है। ऐसे समय को हम कैसे लिख पाएंगे? पता नहीं ये हमारा समय है या हम किसी और समय में बलात आ गए हैं। इतना सपाट है ये समय कि इसमें कोई सलवटें, परतें, दरारें नज़र नहीं आती और इससे भागने की कोई पगडंडी तक नहीं सोचती। हम अपना समय लिख नहीं पाएंगे। ये समय धीरे चल रहा है। लगता है सब घड़ियों ने विलंबित होना ठान लिया है। बेमौसम हवा ठंडी है, यों वसंत है और फूल खिलखिला रहे हैं, मानो हमारे कुछ समय पर हंस रहे हों। और गिलहरियां तेज़ी से भागते हुए मुंह चिढ़ाती पेड़ों या खंभों पर चढ़ रही हैं। अचानक कबूतर कुछ कम हो गए हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूरों की तरह अपने घर गांव वापस जाने की दुखद यात्रा पर निकल गए हों। हमें इतना दिलासा भर है कि अपने समय में भले न हों, हम अपने घर में हैं। उम्मीद किसी कचरे के छूट गए हिस्से की तरह किसी कोने में दुबकी पड़ी है, जो आज नहीं तो कल कुहार कर फेंक दी जाएगी। हम अपना समय लिख नहीं पाएंगे। अब मित्रों, साहित्य और संकट पर कुछ बातें। संकट पर बात करते समय जाहिर है कि हम आज के संकट का संदर्भ ले रहे हैं।
लेकिन साहित्य के कुछ स्थायी संकट भी होते हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि साहित्य एक अनवरत संकटग्रस्त विधा है। हम ही जानते हैं कि हिंदी और कई भाषाओं में बार बार साहित्य और गतिरोध, साहित्य और संकट इत्यादि पर बात होती रही है। एक संकट तो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी सीमाएं, उस पर लगी बंदिशें। ये हर समय में होती रहती हैं, चाहे वो सत्ता द्वारा डाली गई बंदिशें हों या सामाजिक नैतिकता द्वारा या समाज द्वारा। दूसरा, साहित्य की घटती जगह, ये भी एक संकट है। तीसरा, भाषा का लगातार अवमूल्यन। भाषा का प्रयोग सिर्फ साहित्य में नहीं होता, वो अन्य अनेक माध्यमों में, रोजमर्रा के जीवन में होता है। और ऐसे साधन बढ़ गए हैं, मीडिया आदि, जिनमें भाषा का लगातार अवमूल्यन होता रहता है। फिर हमेशा दुर्व्याख्या, कुपाठ, अपाठ, इसका संकट बना रहता है, दुर्वियोजन का भी। चालू नैतिकता की जकड़बंदी का भी संकट होता है, क्योंकि असली साहित्य, ईमानदार साहित्य तो चालू नैतिकता का अतिक्रमण करता है और एक नई नैतिकता प्रस्तावित करता है। फिर अकथ को कथन के अहाते में लाने का भी संकट होता है, और समकालीन और सनातन के द्वंद्व का भी एक संकट होता है। तो इस तरह के कई संकटों से साहित्य हमेशा ही घिरा रहता है। ये हमारे समय में नहीं, सकल समय में ऐसा होता है। दूसरा संदर्भ है, या जो आप कहें कि सामयिक संदर्भ है, वो है आज के संकट का। ये किस तरह का संकट है? एक तो हम सब घर बंद हैं, सबसे सख्त और दुनिया में सबसे बड़ा लॉकडाउन हुआ है, बावजूद इसके कि कोरोना वायरस से प्रभावित होने वालों की संख्या बढ़ती जाती है, 2 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। दूसरों को की जो सजीव उपस्थिति है वो बहुत विरल हो गई है, दूसरों का अभाव है, समूहन का निषेध है, हम आपस में मिल बैठ नहीं सकते, और एक तरह के लाचार एकांत में हम फेंक दिए गए। हर व्यक्ति संदेह के घेरे में है, हर व्यक्ति एक तरह से दूसरे के लिए खतरा हो गया, यानी उससे बचना चाहिए। सामाजिक और निजी संवाद फोन, फेसबुक आदि पर तो महदूद हो गए। कुव्यवस्था, सत्ताधारी, निर्ममता, अन्याय, सुधार के नाम पर दुराचार, ये सब भी संकट का हिस्सा है। झूठ और झूठी खबरों का बढ़ता घटाटो, आधुनिकता, आधुनिक जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, मूल्य व्यवस्था की व्यापक विफलता का भी ये समय है। और हमारी तथाकथित सामाजिक दूरी कई और दूरियों को बहुत स्पष्ट और लगभग शर्मनाक ढंग से जाहिर कर रही है। ये दूरी राजनीति के नीच से, सत्ता की नागरिकता से, न्यायालय की न्याय से, लोकतंत्र की लोक से, धर्म की अध्यात्म से, पुलिस की सुरक्षा से। तो ये दूरियां भी एक तरह से उस सामाजिक दूरी का अंग है जिसको असल में तो भौतिक दूरी कहा जाना चाहिए। अब इस लाचार एकांत के कुछ विधेयात्मक पक्ष भी शायद हैं, जैसे ये आत्म परीक्षण, आत्मचिंतन, आत्मनिष्ठ होने का अवसर है। ये इस बात के एहतराम करने का भी अवसर है कि हम दूसरों के बिना हो नहीं सकते, कि दूसरे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं।
आत्म पर के बिना संभव नहीं है। फिर एक तरह से हमारी पारिवारिकता बढ़ गई है, हम सब अपने परिवार के साथ हैं, तो ऐसे अवसर हम जैसे भागदौड़ करने वाले, ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय रहने वाले व्यक्ति परिवार के साथ मिल बैठकर या परिवार के साथ संवाद कम कर पाते थे, उनके लिए ये पारिवारिकता बढ़ गई है। और चीज़ों के अटाले का भी एहसास हो रहा है कि हमने बेवजह कितनी सारी चीज़ें जमा कर रखी हैं, तो ये जो अटाला चीज़ों का पैदा हो गया है, इससे तो कुछ विरक्ति भी होती है। दूसरी ओर चीज़ों की तरफ ध्यान भी जाता है, हम चीज़ों से घिरे हैं, मूर्तियों से, चित्रों से, पुस्तकों से और तरह तरह की वस्तुओं से, और वो सब हमारी बनाई हुई नहीं है, वो दूसरों की बनाई हुई है। तो ये चीज़ें जो दूसरों की बनाई हुई हैं अब हमारे ध्यान में अधिक आती हैं, क्योंकि हम अधिक समय इन चीज़ों के बीच बिता रहे हैं। अब ये जो संकट आया है, इसकी आड़ में या इसके कारण कुछ दुराचार, अन्याय, अत्याचार भी लगातार हो रहे हैं। करोड़ से अधिक लोगों की दारुण घर वापसी, घर गांव वापसी के दृश्य हम पिछले 2 महीने में लगातार देखते रहे, और कुप्रबंध, सत्ता की निर्ममता और हृदयहीनता के दृश्य भी देखते रहे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस बीच लगातार कटौती हो रही है। एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष ये है जो उसका उजला पक्ष है कि साधारण नागरिकता ने आगे बढ़कर अपने इन वंचित, गरीब, बेघरबार, बेराहत, बेरोजगार लोगों की मदद करने का लगातार बीड़ा उठाया है। इनमें सभी धर्मों, संप्रदायों के लोग शामिल हैं, और उन्होंने आगे बढ़कर जो काम सरकारों को करना था सुनियोजित ढंग से, वो काम नागरिकों ने अपने जुगाड़ से किया है। इनकी मदद करने का, इन्हें राहत पहुंचाने का, इनके साथ इनको कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करने का। और इस दौरान हमारा तथाकथित मीडिया नैतिक अधःपतन के एक और कगार पर पहुंच गया है। उसने भरसक कोशिश की है कि ये जो दारुण यंत्रणा है वंचित गरीबों की, इसको कम से कम दिखाया जाए, इस पर तरह तरह के झूठ लादे जाएं, और यहाँ तक कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने 2 महीने तक तो इसमें हस्तक्षेप करना ज़रूरी नहीं समझा। अब कुछ दिनों पहले उसमें हस्तक्षेप कर केंद्र और राज्य सरकारों की जवाबदेही पर फैसला किया है। ये सब एक तरह का जो माहौल बनाते हैं, उसमें साहित्य क्या कर सकता है या साहित्य क्या कर रहा है। साहित्य का एक तो धर्म होता है, एक आपद धर्म होता है। यह आपद धर्म ही है जो इस समय, लेकिन वो अपने मूल धर्म से विरत नहीं हो सकता। यानी मेरे हिसाब से लोकतंत्र में साहित्य का काम स्वतंत्रता, समता और न्याय का दबाव दृश्य पर बनाए रखना है, और इनकी लिए चौकसी करना है, क्योंकि इन तीनों ही संकट में है। स्वतंत्रता भी संकट में है, समता भी संकट में है, और न्याय भी संकट में है। ये काम
मुखर रूप से भी किया जा सकता है और चुप रहकर भी किया जा सकता है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि साहित्य हर बार सिर्फ अभिधा का सहारा नहीं ले सकता। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब उसको अभिधा में ही कहना उचित होगा और प्रभावशाली होगा, लेकिन इससे भाषा की दूसरी शक्तियों का अवमूल्यन नहीं हो जाता या उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। संकट की जो विभीषिका है और उसके बहाने या उसके द्वारा की गई क्रूरताओं को प्रबंध हृदयहीनता की तो टूक गवाही देने का काम भी इस समय हमारा धर्म है। यूं तो हमेशा ये हमारा धर्म है साहित्य का, लेकिन इस समय धर्म और आपद धर्म लगभग एक हो गए हैं। झूठ के घटाटोप में अपने सच पर अड़ा रहना और उस नागरिक अंतःकरण की साखी को जो जोखिम उठाकर बेघरबार, बेरोजगार, बेहाल, राहत लाखों करोड़ों की मदद राहत कर रहे हैं, दोनों का आकलन, दोनों का बखान और आकलन करना, हर हालत में अपनी स्मृति को सजग, जागरूक और सक्रिय रखना, क्योंकि हो सकता है जल्दी ही लोक स्मृति से ये सब चीज़ें गायब हो जाएं या इनको गायब करने के दूसरे प्रलोभन आ जाएं। इसलिए ये जो भयानक माइग्रेशन जिसको कह रहे हैं हुआ है, जो बंटवारे के बाद सबसे बड़ा माइग्रेशन है, उसको भूल न जाएं। उसकी रोज़मर्रा की यंत्रणा, तकलीफ और यातना को हम नज़रअंदाज न कर दें अपने लोकवृत्त से। इसलिए याद रखना और याद दिलाना साहित्य का एक ज़रूरी काम है और वो इस दौरान भी अपनी स्मृति को सक्रिय रखे, ये ज़रूरी है। सच्चाई के अंतर्विरोध को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यानी इस समय आप दोनों चीज़ें एक साथ देख सकते हैं, राजनीति, सत्ता, मीडिया इत्यादि की क्रूरता और दूसरी तरफ साधारण नागरिकों का सहयोग, सहायता, राहत देने की चेष्टा, ये दोनों सच्चाई का अंग हैं और ये सच्चाई को अंतर्विरोधग्रस्त करते हैं। लेकिन हमको एक तरफा होने की ज़रूरत नहीं है, हमको दोनों को ध्यान में लेने की ज़रूरत है। परिवर्तनों के प्रति हम खुले तो रहें, यानी अब पता नहीं हमको लगाव के बजाय अलगाव का शास्त्र गढ़ना पड़ेगा, व्यवहार का भी और अभिव्यक्ति का भी। अभिव्यक्ति पर तो संभवतः अलगाव की इतनी छाया न पड़ेगी, क्योंकि लोग पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकते हैं, उसके लिए उस तरह के लगाव की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर दूसरे लोग उपस्थित न हों और आपको दिखे नहीं, जैसे कि मुझे आप नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा अटपटापन लगता है और लगता है कि आप अपनी तस्वीर से ही बातें किए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन पुस्तकें तो खरीद कर उनके साथ या पाकर उनको पढ़ा जा सकता है। पुस्तकों का एक बड़ा उपयोग ये भी है इस समय खासकर, एक तो ये कि उससे आपका समय गुजरता है जो बहुत गरां है, इस समय बहुत भारी है, लगता है घड़ियां बहुत धीमी चल रही। और दूसरा ये है कि जिन दूसरों के जीवन से, दूसरों की छवियों से, दूसरों के बिंबों और भावों से आप अलग फिक गए हैं, वो दूसरे पुस्तकों के माध्यम से आपके पास फिर से वापस आ सकते हैं। चरित्रों, घटनाओं, उक्तियों इत्यादि के माध्यम से वो आपको फिर से अपने होने का
आपके इर्द गिर्द होने का, आपके जीवन में होने का एहसास करा सकते हैं। लेकिन एक और बात है कि साहित्य, ये तो हमारे यहाँ मुक्तिबोध ने एक बार कह दिया था, जिसको हम लगातार बहुत दोहराते जाते हैं कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। अब मैं बहुत वर्षों से ये कहने की कोशिश करता रहा हूँ कि इसको बदल के ये कहना चाहिए कि पार्टनर तुम्हारी इथिक्स क्या है, यानी तुम्हारी नीति क्या है। साहित्य एक नैतिक दृष्टि का रूपायन करता है और ये नैतिक दृष्टि प्रश्नवाचक भी होती है, वो अपने आप पर भी सवाल करती है, क्योंकि साहित्य का सच तो पूरा ही तब होगा जब आप कुछ अपना सच उसमें मिलाएंगे। आप जो पाठक हैं, आप जो रसिक हैं, आप जो उससे प्रतिकृत होने को तैयार हैं, आप जब थोड़ा सा अपना सच उसमें मिलाएंगे तब साहित्य का सच पूरा होगा। साहित्य हिस्सेदार सच की कल्पना करता है, वो किसी परम सच की, परम सत्य की कल्पना नहीं करता है। जो पुराना एक वाक्य था कि एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, कि मतलब सच तो एक है और ज्ञानी लोग उसको तरह तरह से कहते हैं। मुझे लगता है ये सही नहीं है, सच अनेक है, क्योंकि सच्चाई इतनी बहुवचन है तो सच को एक वचन क्यों होना, और एक वचन होकर सत्य हमेशा तानाशाही की ओर बढ़ सकता है। इसलिए हमको सच की सीमाएं और उसकी दुविधाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। सच्चे लेखक तो वही होते हैं जो सच कहने की हिम्मत करते हैं, ईमानदारी और बेबाकी बरतते हैं, लेकिन जो अपने सच पर संदेह भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सच झूठा होता है, लेकिन उनका सच अधूरा होता है और पूरा तभी होगा जब आप उसमें अपना सच मिलाएंगे। तो इस सच का हर हालत में सत्ता से, मीडिया से, राजनीति से, धर्मों से, इन सब से अपना सच कहना जारी रखना किसी भी हालत में, किसी भी संकट में साहित्य का एक बुनियादी काम है। दूसरी बात यह है कि भाषा को इस समय भयानक रूप से दुरुपयोग में लाया जा रहा है। झूठा भी वही भाषा बोलता है जो सच्चा बोलता है, और भाषा में झूठ इतना बढ़ गया है कि बहुत सारे शब्द अब अपना अर्थ खो चुके हैं, और ऐसे समय में शब्दों के मानवीय अर्थ को फिर से उन शब्दों में वापस लाना साहित्य का एक जरूरी काम है। मुझे याद आता है जर्मनी में नात्सी सत्ता के दौरान जर्मन भाषा का इतना दुरुपयोग हुआ था कि जब नात्सी जर्मनी परास्त हो गया और नाज़ीवाद समाप्त हो गया, कम से कम जर्मनी में उस समय, तब वहाँ के कवि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर वर्णनात्मक कविताएं लिख रहे थे, कुर्सी पर, मेज़ पर, खिड़की पर, दीवार पर। और जब ये पूछा गया कि जर्मन तो भाषा में तो कविता की बड़ी दार्शनिक और बड़ी उदात्त परंपरा रही है, और ये सिर्फ बखान पर क्यों कविता आ गई, तो उसका औचित्य ये कहकर बताया गया कि जर्मन भाषा के दुरुपयोग के कारण, नाजी दुरुपयोग के कारण, उस भाषा के शब्दों की मानवीयता ही समाप्त हो गई, और इसलिए उनकी मानवीयता का पुनर्वास करने के लिए ये छोटी छोटी बखान वाली कविताएं लिखी जा रही हैं। हमारे यहाँ हालत इतनी ख़राब तो नहीं हुई है, पर खासी बदतर हो चुकी है। इसलिए शब्दों की बुनियादी मानवीय गरिमा, उनकी अर्थवत्ता, उनकी प्रासंगिकता का पुनर्वास करना साहित्य का एक ज़रूरी काम है। सच अल्पसंख्यक ही होगा, हर समय में अल्पसंख्यक रहा है, और इस समय भी वो अल्पसंख्यक ही है, रहेगा।
लेकिन उसकी अल्पसंख्यकता उसके प्रभाव या उसकी ज़रूरत या उसकी अनिवार्यता को किसी भी तरह से कम नहीं कर सकती। बहुत साल पहले मुझे याद आता है कि लगभग 50 वर्ष पहले मैंने जब अपनी पहली आलोचना पुस्तक फिलहाल प्रकाशित की थी, तो उसकी भूमिका में मैंने साहित्य की एक ट्रैजिक दृष्टि प्रतिपादित की थी। उसको इस समय याद करना इसलिए ज़रूरी है कि जो संकट है उसका कुछ आभास वहाँ भी है। मैंने ये कहा था कि साहित्य उन शक्तियों में से नहीं रहा जो मानवीय स्थिति को प्रभावित या बदल सके, लेकिन फिर भी साहित्य ऐसे ही रचा जाना चाहिए मानो कि उसके लिखे जाने से मानवीय स्थिति में कोई परिवर्तन या कोई फर्क पड़ता है। इसलिए इस समय हमारा भारतीय समाज साहित्य से कोई बड़ी अपेक्षा नहीं करता, बल्कि अपेक्षा के बजाय वो तो उसकी उपेक्षा ही करता है। लेकिन हमसे कोई अपेक्षा करे न करे, हमारा ये काम है कि हम इस संकट में साहित्य के बुनियादी काम को जारी रखें। इससे ये भी एक याद रखने की बात है कि जब सब कुछ बहुत अखबारी हो रहा हो और बहुत दो टूक हो रहा हो, साहित्य में दो टूकपन की ज़रूरत और जगह हमेशा कम रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मनुष्य के और मानव हित के मूल्यों के बारे में कोई दुविधाग्रस्त है। इसका मतलब ये भर है कि हम चीज़ों को साफ साफ सफ़ेद और काले में अक्सर नहीं देख पाते। हमको भूरा और जो बीच की जगह है वो भी नज़र आती है। जैसे जितने संकटों का मैंने बयान किया और जितनी यातनाओं और तकलीफ़ों की मैंने सूची आपको गिनाई, उस सब के लिए सिर्फ दूसरे ही जिम्मेदार नहीं हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही ने ये व्यवस्था बनाई है, हम ही ने इसको पाला पोसा है, हम ही ने इसको आगे बढ़ाया है। और ये भी कहना उचित होगा कि साहित्य आपको हिंसा, हत्या, अन्याय, अत्याचार से बचा नहीं सकता। ये शायद उसका काम भी नहीं है, लेकिन वो इन सब के बरक्स गवाही दे सकता है, हलफ उठा सकता है। और ये काम हर संकट में किया है। मुझे याद आता है जब नाज़ी जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और वहाँ एक कठपुतली सरकार बनाई, तो फ्रांस के बहुत सारे लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार प्रतिरोध के एक अभियान में शामिल हुए, रेजिस्टेंस। और उनमें ऐसे लोग भी शामिल हुए जिनके बारे में आम तौर पर यह धारणा थी कि वो राजनीतिक रूप से मुखर या सक्रिय नहीं है। राजनीतिक रूप से मुखर और सक्रिय तो जॉन पॉल सार्त्र या अल्बेर काम्यू जैसे लेखक थे, लेकिन रेने शाह जैसा कवि और सैमुअल बेकेट जैसे अत्यंत अल्प कथन के लेखक, ये दोनों भी उसमें शामिल हुए। और अगर आप उस समय की उनकी रचनाएं देखें जो उस संकट के दौरान लिखी गई थी, तो उनमें कोई दो टूकपन नहीं है, लेकिन वो शामिल थे। तो कई बार लेखकों का शामिल होना संकट से निपटने में तो ज़रूरी है नागरिक के रूप में, पर हो सकता है बहुत सारे लेखक इतनी फौरी प्रतिक्रिया किसी चीज़ पर न दे पाए, इसलिए उन पर चुप रहने का या आंख मूंदने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमको ये उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि ये उम्मीद
एक बड़ी परंपरा से उपजी उम्मीद है, और वो उम्मीद ये है कि साहित्य ने कभी मनुष्य के साथ विश्वासघात नहीं किया है। राजनीति ने किया है, धर्मों ने किया है, मीडिया तो खैर भयानक रूप से अत्यंत प्रभावशाली ढंग से वो सब कर रहा है, लेकिन साहित्य ने ऐसा नहीं किया है। और ये साहित्य का बहुत बड़ा प्रतिरोध है कि वो हर हालत में मनुष्यता के साथ रहा है। इस समय ये बड़ा विचित्र है कि जो लोग भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की बहुत दुहाई देते हैं, वे लोग उसी परंपरा और संस्कृति के बुनियादी मूल्यों के विरुद्ध अत्यंत निर्मम अत्याचार, कदाचार, हिंसा और हत्या करने से गुरेज नहीं करते। उसी के नाम पर लोगों को मारते हैं, उसी के नाम पर तमाम लोगों के साथ अन्याय करते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय कहने में, परंपरावादी कहने में और संस्कृति से, भारतीय संस्कृति के ध्वजाधारी कहने में कम से कम मुझे तो रत्ती भर संकोच होगा। रत्ती भर संकोच नहीं करना चाहिए कि ये ऐसे नहीं है, ये अभारतीय है एक गहरे सांस्कृतिक अर्थ में, और हमको ये कह सकने की हिम्मत जुटा सकना चाहिए। जो ऐसा कर रहा है वो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के साथ भी अन्याय कर रहा है और विश्वासघात कर रहा है। आखिर हमारी परंपरा बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, गांधी की सत्य और अहिंसा की परंपरा है। असली भारतीय परंपरा तो वो है। ये सही है कि उसी परंपरा में जाति के नाम पर वंचितों और शूद्रों के साथ भयानक अत्याचार हमने किए हैं, और उनकी हमको क्षमा भी मांगनी चाहिए, और उस अन्याय को दूर करने के लिए और एक समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें भरसक प्रयत्न भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे संकट के अवसर पर हमें ये याद रखना चाहिए कि परंपरा, स्मृति और संस्कृति, इन सब की दुर्व्याख्या भयानक तौर से चल रही है और सुनियोजित ढंग से चल रही है। ऐसे संस्थान बन गए हैं और ऐसे विशेषज्ञ पैदा हो गए हैं जिनकी इस परंपरा या संस्कृति में कोई पैठ तो है नहीं। वो कभी कोई संदर्भ नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास इन सब की जानकारी और इनका पठन पाठन तो उन्होंने किया नहीं। इसलिए ये और भी जरूरी है कि संकट के दौरान हम समझौता न करने लगे और बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज न करने लगे। हमारा काम इस समय तस्याम जागर्ति संयमी, ये जो सारे प्राणियों की अंधेरी रात है, जो दिन में भी अंधेरा है, उसमें हमको संयमी की तरह जागते रहना चाहिए। संकट देर सवेर टल जाएगा या हम उससे कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन इस संकट के समय हमने अपनी नैतिकता, अपनी परंपरा, अपनी जिम्मेदारी से क्या किया, इसका लेखा जोखा भी होगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो बहुत सारे न्यायाधीश हैं जो अपने फैसले देते हैं, उन्हें बाइबिल की एक सूक्ति की याद दिलाना चाहिए, जज नॉट फॉर ये शैल बी जज्ड। न्यायाधीश ही फैसला नहीं देगा, न्यायाधीश पर भी फैसला दिया जाएगा। और इसलिए ये जो स्थिति बन रही है, जो कि एक तरह से
विकराल है और एक तरह से मानवीय यातना का और उसके साथ निर्ममता का एक बड़ा भूगोल हमारा देश बन गया है। इसमें साहित्य कम से कम एक लौ जगा सकता है, कुछ ऐसी रोशनी बनाए रख सकता है जिसमें अंधेरे के बावजूद लोग करुणा और सहानुभूति की, राहत और सहयोग की, बचाव की इबारतें पढ़ सकें, क्योंकि वे हैं। हम ये नहीं भूलें कि सारी निर्ममता के बावजूद ममता और करुणा बची हुई, और उसके बहुत सारे प्रमाण हमको मिलते रहे हैं। ये भी सही है कि एकजुट होकर, ऐसे भी होता यह है कि साहित्य में अपने मतभेद, साहित्य भी कोई देवता तो होते नहीं है, ना देवदूत होते हैं, वो तो मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी माधव जैसे सब हैं सो हम हैं, और जो गुण दुर्गुण साधारण लोगों में होते हैं वैसे ही लेखकों में होते हैं, और वो अपने मन मुटाव, अपने मतभेद, अपने वैचारिक असहमतियाँ इत्यादि स्थगित नहीं कर पाते संकट के समय भी। शायद संकट के समय उनको स्थगित करने की जरूरत नहीं है, वो रहे आए, लेकिन ऐसे मोर्चे बनते हैं और वो कोई बनना चाहिए जिनमें सब लोग इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व न दें और जो ज़्यादा बड़ा संकट है उससे निपटने की कोशिश करें। शायद इस एकांत ने, मुझे ऐसा भ्रम होता है, शायद ऐसा अवसर दिया है बहुत सारे लोगों को साहित्य की ओर आने का, जो शायद साहित्य में कभी ना आते। मुझे इसका भ्रम जैसा है कि इस समय गुजारने के लिए ही सही और कुछ अधिक गहरा सोचने समझने के लिए लोग साहित्य की ओर आ रहे होंगे। इसका मेरे पास कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि हो सकता है ऐसा हो रहा हो। जो भी हो, ये जो दूरियां बनी हैं इस संकट के समय, हमें उन दूरियों से निपटना होगा। भौतिक दूरी, जिसको दुर्भाग्य से हम सामाजिक दूरी में व्यक्त करते हैं, और जो हो सकता है कि अंततः सामाजिक दूरी का पर्याय ही बन जाए, उस दूरी के अलावा जो दूसरी दूरियों का मैंने जिक्र किया, न्यायालय का न्याय से, पुलिस का सुरक्षा से, लोकतंत्र का लोक से, सत्ता का नागरिकता से, मीडिया का सच्चाई से, धर्मों का अध्यात्म से, ये जो दूरियां हैं, ये बांटने की कोशिश सिर्फ साहित्य नहीं कर सकता, लेकिन साहित्य उस नागरिकता में शामिल होगा, उस नागरिक प्रयत्न में शामिल होगा जिसमें इन दूरियों को दूर करने की चेष्टा हो। ठीक वैसे ही जैसे वो उस चेष्टा में भी शामिल है जो हमारे समाज में सदियों से चली आ रही विषमता और अन्याय को समता और न्याय में बदलने की कोशिश है। ये काम सिर्फ संकट के समय का काम नहीं है, ये तो अब हमारे स्थायी संकट हैं और इनसे निपटने जूझने का काम हमको लगातार करना होगा। इससे कोई बचाव नहीं है। कई बार साहित्य स्वयं न करे, साहित्यकार करेंगे, और इसमें हमको अंतर कर सकना चाहिए। बहुत सारे काम हैं जो साहित्यकार कर सकते हैं, वो साहित्य नहीं कर सकता, वो साहित्य में नहीं होता ऐसा कर पाना। साहित्यकार नागरिक भी हैं और
संवेदनशील और सजग नागरिक होने का दर्जा उन्हें मिला हुआ है, तो इस नाते वो सीधे नागरिक प्रयत्नों में शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर इस नागरिक प्रयत्न का एक हिस्सा साहित्य भी है ही, अभी नहीं है, हमेशा से है। तो इस नागरिक शिरकत को भी ज़्यादा उद्दीप्त और ज़्यादा प्रखर करने की ज़रूरत होगी। जीवन फिर भी संकटों के बावजूद विशाल है, विराट है, विपुल है, और उसके इतने रूप, रंग, छवियां, भाव, विभाव हमारे पास हैं कि हम संकट के समय भी उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। जीवन फिर भी बना रहता है, जीवन फिर भी स्पंदित होता रहता है, जीवन फिर भी भाषा में, साहित्य में, कलाओं में, चिंतन में, नागरिक जीवन में, प्रकृति में सजीव, सक्रिय और सजग रहता है, स्पंदित रहता है। ये हम न भूलें कि साहित्य इस जीवन की को न तो स्थगित कर सकता है, ना इसका उत्सव मनाने से अपने को रोक सकता है। उसके अंतर्विरोधों को भी वो ध्यान में रखता है, लेकिन उसकी विपुलता और उसकी बहुलता का भी वो उत्सव मनाता है। साहित्य एक वचन हो ही नहीं सकता। साहित्य की प्रकृति ही बहुवचन की है। इस अर्थ में बहुवचन की है कि वो तरह तरह की दृष्टियों, तरह तरह की छवियों, तरह तरह की बिंबमालाओं, तरह तरह की अनुभवों, दृष्टियों की रंगस्थली है। कभी कभी रणस्थली भी है, उनमें आपस में टकराव भी होता है, नोकझोंक भी होती है, संवाद भी होता है, विवाद भी होते हैं। ये सब साहित्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन साहित्य एक सामूहिक प्रयत्न नहीं है, इस अर्थ में कि समाज साहित्य नहीं लिखता, व्यक्ति साहित्य लिखते हैं। निराला के समाज ने निराला से नहीं कहा था कि तुम साहित्य लिखो, निराला ने तय किया था कि वो साहित्यकार बनेंगे। तो ये एक व्यक्तिगत निर्णय होता है। लेकिन भाषा चूंकि सामाजिक संपदा है, साहित्य चूंकि एक सामाजिक संस्था है, इसलिए लेखक अनिवार्यतः सामाजिक होने को प्रतिश्रुत है, बाध्य है। वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं जा सकती। तो ये लेखक का अपना निर्णय, उसकी अपनी दृष्टि, उसकी अपनी शैली, उसका जीवन जगत के बारे में अपना रवैया, ये सब एक वचन होंगे। लेकिन ये एक वचन, तरह तरह के एक वचन मिलकर एक बहुवचन बनाएंगे, जिसे हम साहित्य कहते हैं। इसलिए हमको ये याद रखना चाहिए कि निजी दृष्टि, निजता और सामाजिक सामुदायिकता, ये दोनों साहित्य के अनिवार्य अंग हैं। आप सामाजिक या कि सामुदायिक जीवन ला नहीं सकते, उसको संभवतः संबोधित कर सकते हैं, लेकिन अपने समय को, अपने आत्म को, अपने समाज को लिखने का जो प्रयत्न लेखक के रूप में आप करते हैं, वो प्रयत्न आपको अनिवार्यतः सामाजिक होने के लिए भी विवश करता है। इस प्रयत्न में ही सामाजिकता अंतर्भूत है। आप अलग से सामाजिक नजर आएं या ना आएं, ठीक उसी तरह से इसी साहित्य अपने आप में राजनीति है। वो राज पर इतना केंद्रित नहीं है जितना आज की राजनीति है, जितना नीति पर
एकाग्र है। और साहित्य का एक ज़रूरी काम हर हालत में, हर संकट में, हर दुविधा के समय, चाहे वो निजी संकट हो, चाहे इतना बड़ा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संकट हो जिससे हम घिरे हैं इन दिनों, इन संकटों में भी वो हमेशा इस बात को एक तरह से जाहिर करता रहता है, इसका दबाव बनाए रखता है कि हर हालत में मनुष्य होना, मनुष्य बने रहना संभव है। दूसरी बात, साहित्य जितना सच्चाई में बिंधा होता है उतना ही स्वप्न में भी। साहित्य का काम ही है स्वप्न देखना। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो बहुत सारे सामाजिक स्वप्न हमारे किसी भी समय में होते हैं, उनमें एक सामाजिक स्वप्न साहित्य और कलाएं हैं। ये भी यहाँ यथार्थ और स्वप्न का जो अलगाव है वो तिरोहित हो जाता है, वो गायब हो जाता है। यथार्थ और स्वप्न एक दूसरे में इतना घुल मिल जाते हैं कि साहित्य विकल्प खोजने की ओर बढ़ता है। वो सच्चाई का भी विकल्प खोजता है और कई बार हम पर लाद दिए गए अवास्तविक सपनों का भी विकल्प। साहित्य संकट का भी विकल्प खोजेगा और इस विकल्प खोजने में कई बार वो सफल भी नहीं होता। लेकिन साहित्य में, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जरूरी बात सार्थक होना है, सफल होना नहीं। और साहित्य ही एक ऐसा क्षेत्र है, और कलाएं भी, जहां विफलता का भी बहुत गहरा मूल्य है। राजनीति में कोई विफल हो जाए तो वो इतिहास के कूड़ेदान में चला जाता है। ऐसे ही अन्य बहुत सारे अनुशासनों में कोई उसको याद नहीं करता। लेकिन साहित्य में विफल होने के बावजूद आप सार्थक और स्मरणीय बने रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण साहित्य में भी हैं, कलाओं में भी हैं। तो ये जो संकट का समय है, इससे बचने की बहुत सारी विधियां होंगी। साहित्य आपको बचने की विधियां उतनी नहीं बताता जितना इस संकट का सामना करने की विधियां बताता है। शायद अपने गहनतम और सबसे सार्थक क्षणों में। अब इतनी बकवास आपसे करने के बाद आपके प्रश्न कुछ आ रहे हैं, लेकिन उनको मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए उनके उत्तर देने की मेरी जो क्षमता है वो बहुत सीमित है। पर अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि समापन करूँ कुछ कविताओं से, और ये जो काफ़ी गंभीर सा वातावरण हो गया है, इसको किसी हद तक हल्का करने की कोशिश करूँ। हालांकि साहित्य का काम हल्का करना नहीं है, बल्कि हो सके तो आपके बोझ को थोड़ा बढ़ाना ही है। लेकिन फिर भी ये कविता है पीछे आगे। कोई पीछे आ रहा था, आ नहीं रहा था, पर लग रहा था कि आ रहा है। जरूरी बात है लगना, आना नहीं। आगे वाले को देखकर यह महसूस कर कि कोई आगे है, डर नहीं लगता, पीछे वाले से लगता है। पता नहीं होता कि आगे कौन है, कैसा है, क्यों है, पर फिर भी आश्वस्ति होती है कि आगे है, और पलटकर शायद ही हमला करे। कर भी दे तो उसे पलटते देखने और उसके हमले के लिए तैयार होने का, उसे जवाब देने का समय और अवसर होगा। पर पीछे वाले का भरोसा नहीं किया जा सकता। कौन जाने वो सिर्फ दबोचने के लिए ही पीछे चल रहा हो। वो अचानक कुछ कर बैठे तो संभलने या प्रतिरोध करने का समय ही नहीं मिलेगा। आने वाले से ये उम्मीद भी होती है कि वो रास्ता जानता होगा,
उसके खतरों से परिचित होगा। पर इसी से तो डर लगता है कि पीछे वाला आगे वाले से उम्मीद करता है, जबकि आगे वाला पीछे वाले से डरता है। उम्मीद से डर और डर से उम्मीद, और तुर्रा ये कि ऐसे ही रास्ता कट जाता है, हम कहीं पहुंचे या ना पहुंचे। एक और कविता है, लिखी तो 8 बरस पहले गई थी, लेकिन करो प्रार्थना। करो प्रार्थना कि हरी पत्तियां कुछ दिन और हरी रहें, पक्षियों की आयु कुछ लंबी हो, बहुतों के घर जीवन में इतनी देर अंधेरा न रहे, सुरक्षित चकाचौंध में बहुत दिनों तक न रह सकें अत्याचारी और आतताई, बच्चों में चीज़ों का लालच बहुत न बढ़े, विचार के गलियारे इस कदर सूने न रहें, इतने पथारे न हों स्वप्न दृष्टा, बूढ़े न हों इस कदर निस्सहाय, और युवा स्त्रियां इस तरह बेबस। करो प्रार्थना। प्रार्थना करो कि शब्दों पर भरोसा बना रहे और किसी भी हालत में वे कम न पड़ें, कि सहायता की हर पुकार का तुम उत्तर दे सको, कि साधन भले कम पड़ जाएं, देने की इच्छा में कमी ना आए, कि दुनिया की तेज रफ्तार से भले हम कदम न रह सको, पर चलने का संकल्प न घटे। करो प्रार्थना कि टुच्चे लोगों से भले न बच सको, अपने टुच्चेपन से बचे रहो, और जीवन की तरह मृत्यु में भी कुछ गरिमा हो। करो प्रार्थना। वहीं से आऊंगा, मैं वहीं से आऊंगा जहां से वे आए थे, जहां पानी और नमक का उद्गम है, नदी को छूती न छूती वृक्षों की शाखाएं हैं, बूढ़ों के चेहरों पर तकलीफ और सपने दोनों चमकते हैं, जहां बच्चों की प्रतीक्षा रहती है ताज़े फलों और गर्म रोटियों की सुगंध की। सपनों पर नाम या पता नहीं लिखा होता, फिर भी मुझे पता है कि वे उन पुरखों के हैं जिन्होंने कभी किसी झील के किनारे सुस्ताते हुए सोचा था कि राहत, हिम्मत और आकांक्षा पर सबका हक है, और सच में जैसे जल में सबका हिस्सा है। मैं वहीं से आऊँगा जहाँ से वे आए थे। मैं याद करूँगा बहसें जो चौक चौबारों में हुई थीं, जीवन, आचरण और मर्यादा के बारे में, और उस अंतःकरण को जो सच बोलने की जिद पर अड़ा रहा, अकेले पढ़ते और घोड़ों की पूंछ से बांधकर घिसटे जाने के बावजूद। मैं वहीं जाऊँगा जहाँ माना जाता है कि सच अकेले का भी होता है और सबका भी, और उसे जितना पाया जाता है उतना ही रचा। मैं वहीं जाऊंगा जहाँ एक समय गढ़े गए देवता, स्वर्ग और नरक, अंतरिक्ष में डूबते गूंजते अहरह गान, वहीं सहायता और करुणा के गलियारे और उम्मीद के कंगूरे। मैं जाऊंगा वहाँ जहाँ लोग दूसरों को अंधेरी सरहदों के पार उजालों में छोड़कर अपनी घुप रात में गुम हो जाते हैं। मैं वहीं से आऊँगा जहाँ से वे आए थे, खुदे जाने के लिए पत्थर की तरह, सुलगने के लिए कोयले की तरह, राख हो जाने के लिए आग की तरह। मैं वहीं से आऊँगा जहाँ प्रार्थना में डूबे लोग अत्याचार के विरुद्ध उठी चीख को अनसुना नहीं करते, जहाँ कोई भी पुकारे दुखी या कोयल या राह भूल गई बुढ़िया, उसे उत्तर मिलता है। मैं वहीं से आऊँगा। ये 2005 में लिखी एक कविता है। इस समय जो कुछ हो रहा है वो समूची पृथ्वी पर हो रहा है, इसलिए पृथ्वी अजब ढंग से हमारे ध्यान में है। तो ये एक पुरानी कविता है। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, क्योंकि तुम मनुष्य हो, देवताओं की तरह निष्पाप नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी कविता, तुम्हारी जिजीविषा और आकांक्षा सब मटमैले हैं। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, जो 6 महाद्वीपों में बटी होने के बावजूद घायलों का
बेघरबारों का, अकारण मारे जाने वालों का एक विशाल महाद्वीप है। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी और महसूस करो कि कभी हरी भरी, कभी भूरी सूखी, उसकी वत्सलता कभी चुकती नहीं है। वो तुम्हारे गुनाहों को फेंकती जाती है विस्मृति के क्षमादानों में। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, क्योंकि उसकी रेत और धूल में, उसके पानियों और वनस्पतियों में, उसकी असमय सूख रही नदियों में और अकाल नग्न हो रहे पर्वतों में, उसकी अंधेरी खोहों में, उसके उंजले अंकुआते बीजों में अब भी आशा बची है। भय से दुबक कर कोने में अंधेरे में बैठे किसी कीड़े की तरह अपने आशातुर हाथों से उठाओ पृथ्वी। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, क्योंकि उसके पास आंसुओं का पैतृक नमक है, क्योंकि उसके पास गान की सघन मधुरिमा है, क्योंकि अब भी वो मिट्टी का लौंदा है जिसे तुम हाथों से सूर्य की तरह उज्जवल और उत्तप्त आकाश की तरह असीम कर सकते हो। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी। ऑश्विट्ज़ नाज़ियों ने पोलैंड में एक भयानक यातना शिविर बनाया था। उस पर मैंने 2-3 कविताएं लिखी थी। ये एक कविता, अगर हो सके तो मैं अपने समय के लिए उम्मीद की एक नई वर्णमाला लिखना चाहता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? कुल 3 फीट ऊंची झुग्गी में नवजात शिशु के रोने और बर्फ से ढके निर्जन अरण्य के वृक्ष के कोटर में अपनी माँ की प्रतीक्षा करते पक्षी से, या था लिखूं यातना शिविर में दूसरे से पहले अपने को मरने के लिए प्रस्तुत करते युवक से, या जेल की दीवार पर मृत्युदंड की प्रतीक्षा करते हुए नाखून से उकेरे गए पद्य से। ना लिखूं आतंक के सामने लाठी, चश्मे और चरखे के अविचलित रहने से, या दंगे की आग में सब कुछ राख हो जाने के बाद एक लहूलुहान बुढ़िया को अपना घर खोजने में मदद करती अपना सब कुछ गंवा चुकी औरत से। अब जब अन्याय के कंगूरे दमक रहे हैं, जब क्रूरतम चेहरों की मूर्तियां चौराहों पर अजायब घरों में हटा दी गई हैं, जब घृणा एक सुगठित वृंदगान की तरह छा रही है पृथ्वी पर, जब बिना कैद के भी हम सब बंदी हैं अपनी क्षुद्रताओं में, मैं अपने पोते के तोतले प्रश्न के उत्तर में कि तुम क्या कर रहे हो, इतिहास की कभी न साफ हो सकने वाली स्याह पड़ती स्लेट पर उम्मीद की एक नई वर्णमाला लिखना चाहता हूँ, जिसमें संसार के सभी बच्चे अपनी इबारत बिना हिचक और डर के लिख सकें। शुरुआत एक छोटी सी कविता है। वे चले गए सब कुछ को रौन कर, ध्वस्त कर, आश्वस्त कि उन्होंने कुछ भी अक्षत नहीं छोड़ा। तब सूखी पत्तियों के ढेर में गुम हुए कीड़े की तरह एक शब्द आया और उसने अपने मुंह में थोड़ी सी मिट्टी और तिनका उठाकर रचने की शुरुआत की। और ये अंतिम कविता जो एक तरह से लिखो कि अभी सपने देखने की मनाही नहीं हुई है और वृक्षों को खिलकर मुरझाने के लिए एक आज की मोहलत मिली हुई है। शब्द घायल भले हो गए हों, उनमें सोच, चीख और प्रार्थना बचे हुए। लिखो कि उन सभी की कथा लिखी जानी है जो अकारण निरपराध मारे जा रहे हैं, जिन्हें न कब्र मिलती है न चिता, और जिन्हें भूलना जुर्म में शामिल होना होगा। लिखो क्योंकि एक और महाभारत के लिए कुछ इंदिराज चाहिए, जिनमें विधवाओं का विलाप, बच्चों के चिथड़े हुए अंग और कोई दलित लाश
लाश बेशिनाख्त शहर से बाहर फेंक दी गई। हर कहा महाकाव्य की वीर मर्यादाओं से बाहर दर्ज हो। लिखो कि जब वक्त मिले तो इतिहास उन्हें पहचान सके जो तरह तरह के मुखौटों में हत्यारे थे और जिन्होंने सुघरता से उनकी अंत्येष्टि की, जो सिर्फ होने के कारण मार कर फेंक दिए गए। लिखो कि तुम्हें न भी बुलाया जाए लेकिन तुम अदालत में घुस बैठकर अपनी गवाही दर्ज करा सको और कह सको बिना आग झपकाए कि वारदात के समय तुम चुपचाप देख भर नहीं रहे थे। लिखो ताकि अपनी मृत्यु के कई सदियों बाद तुम्हारे वंशज ये पहचान पाएं कि भयावह रौरव के समय उनके एक पुरखे ने याद रखने, दर्ज करने और बोलने की कोशिश की थी। लिखो कि सब कुछ को नष्ट करने के अपार उत्साह के समय तुमने कविता के लिए समय बचाने की चेष्टा की, भले वो तुम्हें न बचा पाई हो। लिखो कि उम्मीद लिखी जाकर ही सपना और सपना लिखा जाकर ही सच्चाई बन पाता है। लिखो।